घोड़ा। ये अब कोई शाही सवारी नहीं थी, ये एक एम्बुलेंस थी और अनिका उसकी अकेली ड्राइवर, जो एक ऐसे इमरजेंसी केस की ओर बढ़ रही थी जहां मरीज का दिल नहीं, बल्कि एक पूरा ब्रह्मांडीय पावर ग्रिड फेल होने वाला था। रात की हवा उसके चेहरे पर चाबुक की तरह पड़ रही थी और उसका दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर की तरह 100 अलग अलग सिनेरियो प्लान कर रहा था। आयला, वॉट लग गई, उसका मन चीख रहा था जब वह उस बंजर मैदान की ओर बढ़ रही थी। मेरी टीम तो साइट पर जाकर आपस में ही लड़ने लगी। ये तो उस ऑफ साइट टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज जैसा है, जहां सारी टीमें एक दूसरे से ही लड़ने लगती हैं और एचआर को आकर बीच बचाव करना पड़ता है। और यहाँ एच आर भी मैं, सीईओ भी मैं, और अगर कुछ गलत हुआ तो पिंक स्लिप पाने वाली भी मैं। मकबरे का प्रवेश द्वार खुला हुआ था और उसके बाहर खड़े कुछ निष्पक्ष सैनिकों ने उसे देखकर तुरंत रास्ता दे दिया। उसने एक पल भी नहीं गंवाया। वह घोड़े से उतरी और उन अंधेरी सीढ़ियों की ओर भागी, जैसे जैसे वह नीचे उतरती गई। आवाजें और भी साफ होती गईं। ये किसी बहस की आवाज थी, एक तीखी, गुस्से से भरी बहस जिसमें डर और लालच घुले हुए थे। वह उस विशाल गोलाकार कक्ष में एक तूफान की तरह आवाज। अध्याय 29। साइट पर संकट और सीईओ का हस्तक्षेप। घोड़ा। ये अब कोई शाही सवारी नहीं थी, ये एक एम्बुलेंस थी और अनिका उसकी अकेली ड्राइवर, जो एक ऐसे इमरजेंसी केस की ओर बढ़ रही थी जहां मरीज का दिल नहीं, बल्कि एक पूरा ब्रह्मांडीय पावर ग्रिड फेल होने वाला था। रात की हवा उसके चेहरे पर चाबुक की तरह पड़ रही थी और उसका दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर की तरह 100 अलग अलग सिनेरियो प्लान कर रहा था। आयला, वॉट लग गई, उसका मन चीख रहा था जब वह उस बंजर मैदान की ओर बढ़ रही थी। मेरी टीम तो साइट पर जाकर आपस में ही लड़ने लगी। ये तो उस ऑफ साइट टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज जैसा है, जहां सारी टीमें एक दूसरे से ही लड़ने लगती हैं और एचआर को आकर बीच बचाव करना पड़ता है। और यहाँ एच आर भी मैं, सीईओ भी मैं, और अगर कुछ गलत हुआ तो पिंक स्लिप पाने वाली भी मैं। मकबरे का प्रवेश द्वार खुला हुआ था और उसके बाहर खड़े कुछ निष्पक्ष सैनिकों ने उसे देखकर तुरंत रास्ता दे दिया। उसने एक पल भी नहीं गंवाया। वह घोड़े से उतरी और उन अंधेरी सीढ़ियों की ओर भागी, जैसे जैसे वह नीचे उतरती गई। आवाजें और भी साफ होती गईं। ये किसी बहस की आवाज थी, एक तीखी, गुस्से से भरी बहस जिसमें डर और लालच घुले हुए थे। वह उस विशाल गोलाकार कक्ष में एक तूफान की तरह दाखिल हुई और दृश्य उसकी कल्पना से भी ज्यादा खराब था। ये कोई संयुक्त जांच दल नहीं था, ये एक चलता फिरता देसी बम था जो फटने की कगार पर था। एक ओर वर्धमान के तीनों विद्वान उस विशाल केंद्रीय मशीन के एक खुले हुए पैनल के चारों ओर झुंड बनाकर खड़े थे। पैनल से एक नीची, खतरनाक भनभनाहट की आवाज आ रही थी और उसमें से नीली चिंगारियां निकल रही थीं। एक मुख्य विद्वान, आचार्य प्रद्योत, ने अपने हाथ में धातु की एक लंबी छड़ पकड़ी हुई थी और वह उसे उस पैनल के भीतर किसी चमकते हुए बिंदु पर छुआने की कोशिश कर रहा था। दूसरी ओर शूरसेन के तीनों योद्धा अपनी नंगी तलवारें लिए खड़े थे और वे उन विद्वानों पर चिल्ला रहे थे कि वे उस अपवित्र जादू से पीछे हट जाएं। और उन दोनों के बीच में किसी रेफरी की तरह आदित्य खड़ा था। उसका चेहरा तनाव से खींचा हुआ था, लेकिन उसकी आवाज दृढ़ थी। आचार्य, मैंने कहा ना, अध्यक्ष का आदेश है कि किसी भी चीज को छुआ ना जाए। पीछे हटिए। चुप रहो लड़के, आचार्य प्रद्योत चिल्लाया। तुम दिव्य ज्ञान को नहीं समझते। ये एक ऊर्जा स्रोत है। हम
इसे परिषद के लिए नियंत्रित कर सकते हैं। अनिका का खून खौल गया। आयला, ये बुड्ढा तो पूरा पागल है। ये तो उस इलेक्ट्रीशियन जैसा है जो बिना मेन स्विच बंद किए लाइव वायर को काटने की कोशिश कर रहा है। अगर इसने वह छड़ गलत जगह लगा दी तो हम सब यहाँ तंदूरी विद्वान बन जाएंगे। रुक जाओ। अनिका की आवाज किसी बिजली की गड़गड़ाहट की तरह उस कक्ष में गूंजी। हर कोई अपनी जगह पर जम गया। हर नजर उस पर आकर टिक गई जो प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। उसकी आंखों में एक ऐसी बर्फीली आग थी जिसने एक पल में उस कमरे की सारी गर्मी सोख ली। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी हर चाल में एक सीईओ का अधिकार था जो अपनी फैक्ट्री के फ्लोर पर एक बड़ी गड़बड़ी को ठीक करने आया हो। ये क्या हो रहा है? उसने अपनी शांत घातक आवाज में पूछा। ज्ञानी, आचार्य प्रद्योत ने घबराते हुए कहा। हम तो बस इस दिव्य ऊर्जा का अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन? अनिका हंसी, और उसकी हंसी में कोई मजाक नहीं था। इसे अध्ययन नहीं कहते आचार्य, इसे आत्महत्या कहते हैं। और तुम अपने साथ इन सभी निर्दोष लोगों को भी मारने पर तुले हो। वह उस भनभनाते हुए पैनल के पास गई। उसने एक नजर डाली और उसकी 21वीं सदी की आंखों ने तुरंत समस्या को पहचान लिया। वह कोई दिव्य ऊर्जा नहीं थी, वह एक ओवरलोड हुआ अस्थिर पावर कन्वर्टर था। बाप रे, ये तो एक खुला हुआ सर्किट बोर्ड है और ये लोग इसे भगवान का प्रसाद समझ रहे हैं। पीछे हटो, उसने कहा। सब लोग अभी। उसने आदित्य की ओर देखा। तुमने बहुत अच्छा काम किया आदित्य, तुमने इन सबको जिंदा रखा। एक पल के लिए उसके चेहरे पर एक बड़ी बहन वाली सच्ची मुस्कान आई। फिर वह वापस उस पैनल की ओर घूमी। उसे इसे स्थिर करना था। ये मशीन, उसने जोर से घोषणा की ताकि हर कोई सुन सके, ये सिर्फ पत्थर और धातु नहीं है, ये जीवित है। और ये इस समय पीड़ा में है। तुम लोगों का लालच, तुम्हारा डर, तुम्हारा अविश्वास, इन सब नकारात्मक भावनाओं ने इसकी ऊर्जा को विषैला बना दिया है। हाँ हाँ, विषैला, वह मन में बोली। मतलब तुम लोगों ने इसका वोल्टेज इतना बढ़ा दिया है कि यह फटने वाला है। लेकिन इन्हें यह फिलॉसफी वाली भाषा ही समझ आती है। उसे पता था कि उसे क्या करना है। उसे इस अतिरिक्त ऊर्जा को डिस्चार्ज करना था, इसे रीरूट करना था। पैनल पर बने प्रतीक किसी प्राचीन भाषा की तरह लग रहे थे, लेकिन अनिका के लिए वे एक साधारण सर्किट डायग्राम थे। उसने अपनी आंखें बंद की, जैसे वह किसी गहरे ध्यान में उतर रही हो। मुझे इसकी पीड़ा को शांत करना होगा, वह फुसफुसाई। मुझे इसकी ऊर्जा को फिर से संतुलित करना होगा। ये कहते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां उन चमकते हुए प्रतीकों पर एक सधे हुए निश्चित क्रम में नाचने लगीं, जैसे कोई पियानो वादक एक बहुत ही जटिल धुन बजा रहा हो। 1 2 3। हर स्पर्श के साथ मशीन की भनभनाहट थोड़ी कम होती गई। चिंगारियां शांत होने लगी और फिर उसने अंतिम प्रतीक को छुआ। एक पल की संपूर्ण खामोशी, और फिर वह खतरनाक नीची भनभनाहट पूरी तरह से बंद हो गई। मशीन वापस अपनी शांत, स्थिर, दूधिया रोशनी में लौट आई। खतरा टल गया था। कक्ष में मौजूद हर व्यक्ति ने एक साथ राहत की सांस ली। अनिका सीधी खड़ी हुई। ये पहली और आखिरी चेतावनी थी। उसने उस दल को घूरते हुए कहा, अगली बार अगर किसी ने मेरे आदेश का उल्लंघन किया तो मैं उसे उसके भाग्य पर छोड़ दूंगा। वह अभी अपनी सीईओ वाली डांट पूरी ही कर रही थी कि तभी उस मशीन से एक नई हल्की सी चाइम की आवाज आई। जिस पैनल को उसने अभी अभी ठीक किया था, उसका एक छोटा सा चौकोर हिस्सा, जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था, धीरे से बाहर की ओर खिसक आया।
ये एक छोटा सा गुप्त कंपार्टमेंट था और उसके अंदर एक मुलायम रेशमी गद्दी पर एक वस्तु रखी हुई थी। ये किसी भविष्य के मेडिकल उपकरण जैसा लग रहा था। एक चिकना धातु का बना हुआ इंजेक्टर जिसके एक सिरे पर एक सूक्ष्म क्रिस्टल की बनी हुई सुई थी। आदित्य, जो उसके सबसे करीब था, ने उसे बड़ी सावधानी से उठाया और अनिका को दिखाया। भ्राताश्री, ये क्या है? अनिका ने उस वस्तु को देखा। वह नहीं जानती थी कि वह क्या है, लेकिन उस पर बने एक छोटे से प्रतीक को देखकर उसका खून जम गया। वह उरोबोरस का सांप था जो अपनी पूंछ खा रहा था, लेकिन इस बार वह शांत नीले या सफेद रंग में नहीं था। वह एक गहरी, खतरनाक और स्पंदित होती हुई लाल रोशनी से चमक रहा था। खामोशी। ये एक ऐसी खामोशी थी जो किसी बड़े संकट के टल जाने के बाद आती है, कानों में गूंजती हुई और एक नए अनजाने खतरे की आशंका से भरी हुई। संयुक्त कार्य दल के सभी 6 सदस्य उस रहस्यमयी लाल रोशनी से चमकते हुए इंजेक्टर को ऐसे घूर रहे थे जैसे वह कोई खजाना नहीं, बल्कि किसी दूसरे लोक से आया हुआ कोई जीवित खतरनाक जीव हो। अनिका ने उस वस्तु को देखा और उसके दिमाग के अंदर 1000 टैब्स एक साथ खुल गए। आयला, ये क्या नई चीज है? उसका मन चीखा। ये तो सीधा किसी हॉलीवुड साई-फाई मूवी का प्रॉप लग रहा है। क्या ये कोई एलियन वैक्सीन है या कोई नैनोबॉट सीरम, या फिर ये इस पूरे सिस्टम का फैक्ट्री रीसेट बटन तो नहीं है? एक इंजेक्शन और मैं वापस विक्रम सिन्हा बन जाऊंगी और मेरी आत्मा सीधा बोरीवली के लिए लोकल ट्रेन पकड़ लेगी। वॉट लग गई। मुझे इसका यूजर मैनुअल चाहिए। आचार्य प्रद्योत, जो कुछ मिनट पहले तक अपनी दिव्य खोज पर इतरा रहे थे, अब डर के मारे पीछे हट गए थे। ये कोई अपवित्र वस्तु है ज्ञानी, इसे छूना नहीं चाहिए। हाँ, अपवित्र, अनिका ने मन में सोचा। क्योंकि तुझे इसका पासवर्ड नहीं पता, इसलिए ये अपवित्र हो गई। टिपिकल यूजर बिहेवियर। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसका चेहरा एक ऐसी गहरी, गंभीर शांति से भरा हुआ था जैसे वह रोजाना ऐसे ब्रह्मांडीय संकटों से निपटती हो। उसने आदित्य के हाथ से वह इंजेक्टर ले लिया। उसका स्पर्श ठंडा और चिकना था और लाल रोशनी उसकी हथेली में एक दिल की तरह धड़क रही थी। यह अपवित्र नहीं है आचार्य, उसने उस दल को संबोधित करते हुए कहा। यह एक परीक्षा है, एक और परीक्षा, ये देखने के लिए कि क्या हम शक्ति के लालच में अंधे हो जाते हैं या ज्ञान के प्रकाश का अनुसरण करते हैं। उसने उस इंजेक्टर को अपनी कमर में बंधी थैली में सुरक्षित रूप से रख लिया। इस संयुक्त जांच का पहला चरण समाप्त हो गया है। आज जो हुआ वह इस कक्ष की दीवारों से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये एक राजकीय रहस्य है जिसकी रक्षा आप सबकी जिम्मेदारी है। उसने आदित्य को दल को बाहर ले जाने का आदेश दिया। जब सब जा रहे थे तो शूरसेन के एक योद्धा ने फुसफुसाते हुए अपने साथी से कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। ज्ञानी ने उस गरजती हुई मशीन को ऐसे शांत कर दिया जैसे कोई माँ अपने रोते हुए बच्चे को करती है। अनिका ने एक गहरी, थकी हुई सांस ली। हाँ बेटा, माँ ही हूं मैं, इस पूरे कबाड़ हो चुके प्रोजेक्ट की सिंगल मदर। परिषद में लौटना एक और ही नाटक था। वर्धमान और शूरसेन दोनों ही अपने अपने प्रतिनिधियों से पूरी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। अनिका ने उन्हें एक बहुत ही सावधानी से तैयार की गई कॉर्पोरेट स्टाइल की रिपोर्ट दी। रिपोर्ट का सारांश यह है, उसने दिव्य ऊर्जा न्यास की एक और आपातकालीन बैठक में कहा कि मकबरे की ऊर्जा अत्यंत अस्थिर और शक्तिशाली है। कोई भी हस्तक्षेप विनाशकारी हो सकता है। इसीलिए अगली सूचना तक मकबरे में किसी भी प्रकार का प्रवेश वर्जित रहेगा। उसने उस लाल इंजेक्टर का कोई जिक्र नहीं किया कि एक ऐसी जानकारी थी जिसे वह अपने पास अपने सीईओ ऑफिस के लॉकर में सुरक्षित रखना चाहती थी। उस रात जब परिषद सो रहा था, अनिका अपने कक्ष में अकेली थी। उसने दरवाजा बंद किया और अपनी 3 सबसे कीमती चीजें बाहर निकाली। वह सोने का सिक्का। ओके अनिका, टाइम फॉर सम लेट नाइट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसने सोचा। पहले इस नए गैजेट के बारे में पता करते हैं। चलो अपने साइलेंट इन्वेस्टर को कॉल लगाते हैं। उम्मीद है वह डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर नहीं होगा। उसने उस काले पत्थर को अपनी मुट्ठी में भींचा और अपनी आंखें बंद कर ली।
उसने किसी सवाल पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। उसने सिर्फ उस लाल इंजेक्टर की छवि को अपने मन में रखा। एक पल की खामोशी और फिर क्षेत्रपाल की गहरी शांत आवाज उसके दिमाग में गूंजी। तुमने उसे ढूंढ लिया? ये क्या है? अनिका ने पूछा। एक उत्प्रेरक। किस चीज का उत्प्रेरक? एक लंबी सोचने वाली खामोशी। फिर आवाज आई। ये चेतना के विकास को गति देता है या विनाश को? ये इस पर निर्भर करता है कि इसे किस पर इस्तेमाल किया जाता है। अनिका का खून जम गया। चेतना का विकास या विनाश? ये तो सीधा सीधा परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली दवा जैसा लग रहा है, जिसके साइड इफेक्ट्स में मौत भी शामिल है। इसका मतलब ये किसी को और शक्तिशाली बना सकता है। ये किसी को वह बना सकता है जो वह असल में है। अगर कोई भीतर से एक देवता है तो यह उसे दिव्यता प्रदान करेगा, और अगर कोई भीतर से एक दानव है तो यह उसे भस्म कर देगा। अनिका ने उस लाल धड़कते हुए इंजेक्टर को देखा। उसके हाथ में एक ऐसा हथियार था जो किसी भी तलवार या सेना से ज्यादा खतरनाक था। ये आत्मा का एक्स-रे था। तो मुझे इसका क्या करना है? उसने पूछा। उसे छिपाकर रखो, क्षेत्रपाल ने चेतावनी दी, जब तक कि तुम यह ना जान लो कि इस खेल का अंतिम लक्ष्य क्या है। कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें इस्तेमाल करने से ज्यादा खतरनाक उन्हें समझना होता है। ये उनमें से एक है। कनेक्शन कट गया। अनिका अपनी जगह पर बैठी रही, उस रहस्य के बोझ तले दबी हुई। उसके हाथ में एक ऐसा सच था जो वर्धमान को वास्तविक देवता बना सकता था या उसे हमेशा के लिए नष्ट कर सकता था। ये एक ऐसा जुआ था जिसे खेलने की हिम्मत उसमें भी नहीं थी। उसने उस इंजेक्टर को अपनी सबसे गुप्त थैली में उस सोने के सिक्के के ठीक बगल में रख दिया। कमाल है, उसने एक गहरी व्यंग्यात्मक सांस लेते हुए सोचा। मेरी जिम्मेदारी की लिस्ट तो बढ़ती ही जा रही है। एक गृह युद्ध रोको, 2 लड़ते हुए बोर्ड मेंबर्स को संभालो, एक टूटे हुए दिल का ख्याल रखो, और अब मेरे पास एक ऐसा इंजेक्शन है जो या तो किसी को भगवान बना सकता है या उसे डिलीट कर सकता है। सीईओ की जॉब प्रोफाइल में ये सब तो लिखा ही नहीं था। लगता है मुझे अपनी सैलरी पर फिर से बात करनी पड़ेगी।